क्या सरकार को घेरने के लिए विपक्ष के हाथ में वो हथियार आ गया है जिसकी खोज 2019 से शुरू हुई और 2024 में पूरी नहीं हो सकी? गठबंधन सफल ना हो सके तो ना हुए, लेकिन एक मुद्दे पर एक साथ बोलता विपक्ष केरल से लेकर पश्चिम बंगाल और पश्चिम बंगाल से लेकर के उत्तर प्रदेश तक सरकार को घेर पाएगा क्या? दिल्ली में जब संसद बैठेगी तो मोदी सरकार के सामने मुश्किल प्रश्न खड़े होंगे। आज के शो में एसआईआर पर करेंगे विस्तार से बात। टीएमसी नेताओं ने क्यों कहा कि चुनाव आयोग के हाथ खून से सने हैं? आयोग ने जवाब क्या दिया और आगे क्या होने वाला है? दिल्ली कार ब्लास्ट के बड़े अपडेट भी जानेंगे। आधार को कहां निराधार माना जाएगा वो भी समझेंगे। चक्रवाती तूफान दित्वाह से निपटने के लिए तैयारियां कैसी हैं इसका जायजा लेंगे और जीडीपी के उन आंकड़ों को भी समझेंगे जिनके लिए सरकार जीएसटी को थैंक यू कह रही होगी। नमस्ते, अपन है कुलदीप और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप शो। Brought to you by Sensodyne K. Sensodyne, toothpaste for sensitive teeth. वोटर लिस्ट का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी वोटर लिस्ट में काट छांट, जोड़ घटाई, शॉर्ट में कहें तो एसआईआर। तो क्या विपक्ष को एसआईआर के रूप में अपना सबसे बड़ा हथियार मिल गया है और क्या पूरा विपक्ष अपने मतभेद किनारे रख करके एक होने लगा है? ठीक वैसे ही जैसे 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले आरक्षण और संविधान के मुद्दे पर हुआ था। अदालत से लेकर सड़क, सड़क से लेकर के चुनाव आयोग के दफ्तर और अब संसद में दमखम दिखाने की तैयारी हो रही है। और इस बार तो विपक्ष के पास गिनाने को बीएलओज की परेशानियां भी हैं, यानी मंच पूरी तरह से तैयार है। विस्तार से बात करते हैं। आपको मालूम ही है कि बिहार के बाद 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 4 नवंबर से एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। इनमें से कुछ प्रमुख नाम है पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पुडुचेरी। बंगाल, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में अगले साल की गर्मियों में चुनाव होने हैं, इसलिए ये मुद्दा भी वहां बहुत गरमाया हुआ है। मसलन तमिलनाडु से अब तक 6 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में डाली जा चुके हैं। केरल और बंगाल की सरकारें और अन्य विपक्षी दल भी सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर पहुंच चुके हैं। सड़कों पर प्रदर्शन तो हो ही रहा है। आज यानी 28 नवंबर को पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ पार्टी टीएमसी ने एक कदम और आगे बढ़ाया। पार्टी का 10 सदस्यीय सांसद मंडल चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचा। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार सहित बाकी अधिकारियों से मुलाकात की। 2 घंटे चली मुलाकात के बाद डेलीगेशन बाहर आया। पार्टी के राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन बोले कि उन्होंने जो सवाल पूछे उसके जवाब नहीं मिले और ये भी कहा कि चुनाव आयोग के हाथ खून से रंगे हुए हैं। ये एसआईआर का प्रोसीड्योर चल रहे हैं, वो किसके लिए है? देश में जो घुसपैठिया बोल रहे हैं उनके लिए, या ये करेक्शन, वोटर लिस्ट करेक्शन करने के लिए? अगर वही है तो फिर घुसपैठिया अगर है तो त्रिपुरा क्यों नहीं, मिजोरम क्यों नहीं, अरुणाचल क्यों नहीं, नागालैंड क्यों नहीं, मणिपुर क्यों नहीं, सिर्फ वेस्ट बंगाल क्यों? और वोटर नहीं है ये बोल के हर स्टेट के जहाँ जहाँ बंगालीज लोग हैं वहाँ पे टॉर्चर हो रहे हैं। वहाँ पे जज जब मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी से भी, बीरभूम से भी लेके गया, वहाँ पे बांग्लादेश भेज रहे हैं। इसका कोई सलूशन है ही नहीं। उनको लगे ये बांग्ला है नहीं, ये कोई डिफरेंट लैंग्वेज बोल रहे, तो वो इंडियन है ही नहीं, वो बांग्लादेशी है। ये कौन प्रूफ करेगा, क्यों करेगा? उसका हिम्मत क्यों है जो ये बंगाली बोलने से आप बंगाली हो लेकिन बांग्लादेशी हो? ऐसा तो बोल नहीं सकते। दरअसल विपक्ष का आरोप है कि एसआईआर के जरिए गरीबों, दलितों, अति पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के वोट काटे जा रहे हैं। तमिलनाडु से लेकर उत्तर प्रदेश तक विपक्ष इसी नैरेटिव के साथ आगे बढ़ रहा है। टीएमसी के नेताओं को आप सुन चुके हैं, अब दूसरे विपक्षी नेताओं की भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस की बात। पार्टी ने कल यानी 27 नवंबर को बिहार चुनाव पर करीब 4 घंटे की समीक्षा बैठक की, जिसके बाद उसके नेता मीडिया से मुखातिब हुए। आरोप लगाया कि बुरी तरह हार की एक प्रमुख वजह एसआईआर है, उसके वोटर्स को चुन चुनकर काटा गया। इसी तरह फोकस में उत्तर प्रदेश भी है, जहां समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने मोर्चा खोल रखा है सरकार के खिलाफ। खबरें बताती हैं कि उन्होंने एसआईआर पर नजर रखने के लिए 44 दिग्गज नेताओं को जमीन पर उतारा है। मीडिया के सामने भी मोर्चा जमाए हुए हैं और इस मुद्दे को लोकतंत्र के खिलाफ साजिश बता रहे हैं। मसलन उन्होंने 27 नवंबर की शाम एक वीडियो डाला और कैप्शन लिखा, आज केवल वोटर लिस्ट से नाम काटा जा रहा है, कल जमीन, मकान, राशन, जाति और आरक्षण से भी काटा जाएगा। एसआईआर इसलिए हो कि सबका वोट बन जाए। एसआईआर इसलिए नहीं हो कि हमारे चिन्हित करके समाजवादियों के वोट काटे जाएं।
और आपने बीएलओ को ट्रेनिंग नहीं कराई। कई बीएलओ जो मेहनत कर रहे हैं उनको समय नहीं दिया गया। एसआईआर अगर सरकार करना चाहती है तो सबसे पहले समय बढ़ाना चाहिए। आखिरकार जल्दीबाजी क्या है? क्या प्रधानी का भी चुनाव एसआईआर से होना है जिसकी जल्दीबाजी है? अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है, अभी समय, इसलिए 3 महीने से ज्यादा समय बढ़ाया जाए जिससे एसआईआर सही तरीके से हो जाए, सभी मतदाता अपना मतदान के लिए वोट बनवा लें। विपक्ष के इस नैरेटिव के फोकस में एसआईआर के कामकाज में लगे बीएलओज भी हैं। बीएलओज कोई अलग से लाए गए कर्मचारी नहीं होते, ये प्राइमरी टीचर्स और दूसरे सरकारी कामकाज में लगे कर्मचारी ही होते हैं, सरकारी कर्मचारी। चुनाव के कामकाज में इन्हें लगा दिया जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि एसआईआर के चलते बीएलओज पर काम का तनाव, काम का बोझ बढ़ गया है, क्योंकि इन्हें अपने मूल काम तो करने ही हैं, साथ ही एसआईआर का एक्स्ट्रा काम भी करना है। यहाँ एक बात और ध्यान में रखनी है कि बिहार एसआईआर के दौरान नई वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाने की जिम्मेदारी खुद मतदाता पर थी, लेकिन एसआईआर के दूसरे चरण में ये जिम्मेदारी बीएलओज पर ही है। उन्हें ही फॉर्म बांटने हैं और जमा करने हैं। रिपोर्ट्स ये भी हैं कि फॉर्म भरने में कन्फ्यूजन के चलते ये बोझ भी बीएलओज के कंधे पर ही आ रहा है और टारगेट भी 1000 से 1200 फॉर्म्स का है। ऐसे में उन्हें बिल्कुल फुर्सत नहीं मिल पा रही। रिपोर्ट्स बताती हैं कि अचानक से बड़े बोझ के चलते कई बीएलओज की मौत भी हुई है, कई ने खुद भी जान दी है। आंकड़ों और रिपोर्ट्स के मुताबिक 22 दिनों में 25 बीएलओज की जान गई है। सबसे ज़्यादा 9 मौतें मध्य प्रदेश में हुई हैं, उत्तर प्रदेश और गुजरात में 4-4 मौतें हुई हैं, पश्चिम बंगाल और राजस्थान में 3-3 बीएलओज की जान गई हैं। हालांकि विपक्ष का कहना है कि आंकड़ा इससे ज़्यादा है। मसलन टीएमसी का आरोप है कि अकेले पश्चिम बंगाल में ही 34 बीएलओज की मौत हो चुकी है। विपक्ष का एक आरोप यह भी है कि इन बीएलओज पर विपक्षी वोटर्स के नाम काटने का दबाव डाला जा रहा है। एक मामले का सबसे ज्यादा जिक्र किया जा रहा है उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में बीएलओ और टीचर विपिन यादव की मौत का, जिन्होंने 24 नवंबर को अपनी जान दी थी। मौत के बाद उनके पिता सुरेश यादव ने मीडिया से कहा कि मौत से पहले विपिन का फोन आया था, बताया था कि एसडीएम और बीडीओ वोटर लिस्ट से ओबीसी वोटर्स के नाम हटाने और सामान्य वर्ग के नाम बढ़ाने का दबाव डाल रहे थे। मना करने पर सस्पेंशन और गिरफ्तारी की धमकी दी गई। विपिन की पत्नी सीमा ने भी कहा कि पति बहुत दबाव में थे। मौतों से इतर कई बीएलओज के नौकरी छोड़ने के मामले भी सामने आए हैं। रेजिग्नेशन लेटर में भी दबाव की ही बात कही गई है। चुनाव आयोग का कहना है कि उसके पास अभी तक ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई है जहां बीएलओज पर दबाव की बात सामने आई हो और इसके चलते कोई मौत हुई हो। आयोग का कहना है कि उसने जिला और राज्य चुनाव आयोगों से इस संबंध में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई में भी मजबूती से अपना पक्ष रख रहा है। उसका कहना है कि एसआईआर के नाम पर डर फैलाया जा रहा है। बीएलओज के हालात पर हमने 24 नवंबर को ललन टॉप शो में विस्तार से बात की थी। तब हमने पूर्व चुनाव आयुक्त अशोक लवासा से भी इस बारे में बात की थी। उन्होंने कहा था कि एसआईआर की प्रक्रिया से पहले चुनाव आयोग को डुप्लीकेशन डिलीशन वाले सॉफ्टवेयर की मदद लेनी चाहिए ताकि आधा काम आसानी से हो जाए और बाद में ज़रूरत पड़ने पर ह्यूमन रिसोर्सेज को एक्टिव किया जाए। अब इसी तरह के सुझाव और भी एक्सपर्ट्स दे रहे हैं। मसलन पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त तो ओपी रावत का बयान मीडिया में आया, बोले कि चुनाव आयोग अगर ध्यान दे तो थोड़ी आसानी हो सकती है। सत्ता पक्ष का कहना है कि विपक्ष पहले ईवीएम पर झूठे आरोप लगा रहा था, अब एसआईआर के पीछे अपनी विफलता को छिपाने की कोशिश कर रहा है। ये जो चेहरे पे टीएमसी के नेताओं के सरकार से जाने का भय है वो साफ दिख रहा है, इसलिए एसआईआर का विरोध हो रहा है। एसआईआर का विरोध करने का मतलब ही है कि आपको अपने कार्यों पे विश्वास नहीं है, आपने जो शासन किया है उस आधार पे आपको जनता आपके पास नहीं आ रही है। आप एसआईआर का विरोध करके ये जता रहे हैं कि आप इलीगल घुसपैठियों को वोटर बनाए हुए हैं और अब उनका नाम कटने के कारण आप डर रहे हैं, या फिर जो जेन्युइन वोटर्स हैं उनकी वोट बनने से आपको परेशानी हो रही है। पारदर्शिता से चुनाव की बात करते हैं और जब पारदर्शिता के साथ चुनाव हो रहा है तो जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उनको चुनाव में खामियाजा भुगतना पड़ रहा है और जनता उसका जवाब मत देकर स्पष्ट रूप से करने का काम कर रही है। और ये पूरी लड़ाई 1 दिसंबर से नेक्स्ट लेवल पर पहुंचने वाली है, क्योंकि 1 दिसंबर से शुरू हो रहा है संसद का शीतकालीन सत्र जो 19 दिसंबर तक चलेगा। विपक्ष की कोशिश है कि वो एसआईआर, प्रदूषण और बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेरे और सरकार चाहती है कि
कि चर्चा उसके एजेंडा पर हो। मीडिया में छपी रिपोर्ट्स इस आगामी नूरा कुश्ती का मजमून पेश कर रही हैं। 30 नवंबर को सर्वदलीय बैठक होनी है, इसी में सत्र के एजेंडा पर चर्चा होगी। इंडियन एक्सप्रेस में छपी लिज मैथ्यू की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार चाहती है कि सत्र की शुरुआत से पहले वंदे मातरम पर चर्चा हो। दर्शक जानते हैं कि वंदे मातरम गीत को साल 2025 में 150 साल पूरे हो गए और इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित पूरी बीजेपी लीडरशिप कांग्रेस पर हमलावर है। पार्टी पर अतीत में राष्ट्रीय गीत के एक स्टैंजा को हटाने और इसके जरिए सांप्रदायिक तुष्टीकरण को बढ़ाने के आरोप लगाए गए। जवाब में कांग्रेस ने कहा कि इसे रविंद्रनाथ टैगोर ने अप्रूव किया और कांग्रेस इस गीत को परचम की तरह लेकर के आगे बढ़ी। रिपोर्ट में बताया गया है कि विपक्ष का पूरा जोर एसआईआर पर चर्चा का रहेगा। हालांकि इस बार के मॉनसून सत्र में जब विपक्ष ने बिहार एसआईआर पर चर्चा की कोशिश की थी तब बहुत बवाल हुआ था। सत्ता पक्ष इसमें एंगेज नहीं हुआ और संसद सत्र बिना किसी चर्चा के ही स्थगित हो गए। और इस बार भी सत्ता पक्ष का ऐसा कोई इरादा नहीं है। इसके पीछे उनका एक तर्क भी है, ये कि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक बॉडी है। संसद में अगर एसआईआर पर चर्चा होगी तो चुनाव आयोग की तरफ से कौन पक्ष रखेगा, सरकार तो रख नहीं सकती। इनसे इतर विपक्ष बढ़ते प्रदूषण पर भी सरकार को घेरने की तैयारी में है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक एक्स पोस्ट के जरिए अल्टीमेटम भी दिया है। लिखा कि प्रदूषण के रूप में एक भयावह राष्ट्रीय आपदा सामने खड़ी है और मोदी सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। विपक्ष का एक और फोकस प्राकृतिक आपदाओं की मार झेलने वाले राज्य भी होंगे। आपको मालूम है कि इस बरस देश के कई राज्यों में भारी बारिश और बाढ़ की वजह से नुकसान हुआ। विपक्ष इसके लिए विशेष पैकेजेस की मांग कर सकता है। इधर सरकार का फोकस इन बिल्स और मुद्दों पर रहेगा। हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बिल, रिसर्च और तकनीकी संस्थानों के मानक तय हों और तमाम बड़े संस्थानों के बीच में कोऑर्डिनेशन बिठाया जाए। इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल, बीमा तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की पहुंच बने और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिले। नेशनल हाईवेज अमेंडमेंट बिल, नेशनल हाईवेज के लिए ज़मीन अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज़ और पारदर्शी बनाई जाए। एटॉमिक एनर्जी अमेंडमेंट बिल, अभी तक न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ही न्यूक्लियर प्लांट्स चला रही है। सरकार की कोशिश है कि गैर सरकारी संस्थाएं भी इस काम में शामिल हों। एक और ज़रूरी बात, विपक्ष के कड़े विरोध और पंजाब बीजेपी की चिंताओं के बीच सरकार ने घोषणा की है कि वो 131वें संविधान संशोधन विधेयक 2025 को आगे नहीं बढ़ाएगी। ये विधेयक चंडीगढ़ को संविधान के अनुच्छेद 240 के तहत लाने का प्रस्ताव करता था। ऐसा होने पर चंडीगढ़ को एक स्वतंत्र प्रशासक, जैसे कई केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल होता है, मिल जाता और शहर सीधे केंद्र के नियंत्रण में आ जाता। तो सोमवार से संसद में जो होगा वो आप हमारे शो डेली शो, जब भी संसद का शो होता है हम करते हैं संसद में आज, उसमें विस्तार से देख पाएंगे। फिलहाल ये थी आज की पूरी तस्वीर। बड़ी खबर में इतना ही, अब सुर्खियों की बारी। आप कब पैदा हुए थे? उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में हैं तो इसका सबूत अब आधार कार्ड नहीं बन पाएगा। बर्थ सर्टिफिकेट दिखाइए या फिर कोई दूसरा ज़रूरी डॉक्यूमेंट, लेकिन आधार दिखा करके आप नहीं बच पाएंगे। उत्तर प्रदेश के नियोजन विभाग की ओर से आधार कार्ड को लेकर के आदेश आया है। आधार कार्ड न तो जन्म प्रमाण पत्र के रूप में मान्य है, न ही डेट ऑफ बर्थ के प्रमाण के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। कहा गया कि आधार कार्ड में दर्ज डेट ऑफ बर्थ किसी भी प्रामाणिक डॉक्यूमेंट से सत्यापित नहीं होता है। कई बार तो ये सेल्फ डिक्लेयर होता है, ऐसे में इसे आधिकारिक नहीं माना जा सकता। महाराष्ट्र सरकार ने ये कहा है कि आधार कार्ड दिखा करके व्यक्ति का जन्म प्रमाण पत्र अब नहीं बन पाएगा। अगस्त 2023 के बाद से केवल आधार कार्ड के जरिए बने सभी जन्म प्रमाण पत्र को भी रद्द करने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने वालों पर कार्रवाई करने को भी कहा गया है। इस पूरी कवायद का मकसद है फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट और फर्जी डेथ सर्टिफिकेट बनने से रोकना। सरकार का मानना है कि अवैध कामों में इन फर्जी प्रमाण पत्रों का इस्तेमाल हो रहा है। भारतीय नागरिकों को 12 अंकों वाला आधार नंबर जारी करने वाली संस्था है UIDAI। इसने 28 अक्टूबर को राज्य सरकारों को लेटर लिखा, कहा कि 12 अंकों वाला आधार नंबर सिर्फ पहचान का सबूत है, नागरिकता और डेट ऑफ बर्थ का नहीं। यानी आने वाले दिनों में देश के कई राज्यों में आधार का यही भविष्य होने वाला है। अगली सुर्खी लाल किला कार ब्लास्ट की है। लेटेस्ट अपडेट, अल फलाह यूनिवर्सिटी से चांसलर जावेद सिद्दीकी के खिलाफ ईडी की कार्रवाई जारी है। आरोप जमीन हड़पने का है। केंद्र में है दिल्ली के मदनपुर खादर में खसरा नंबर 792 की जमीन के मालिक इस दुनिया में नहीं है। एजेंसी का दावा है कि असली मालिकों के नाम पर नकली डॉक्यूमेंट बनाकर जमीन हथियाई गई। उसे सिद्दीकी से जुड़े ट्रस्ट तारबिया एजुकेशन फाउंडेशन के नाम ट्रांसफर किया गया। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आई, कहती है कि इसके लिए 7 जनवरी 2004 का GPA बनाया गया, माने जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी। ये एक कानूनी डॉक्यूमेंट होता है जिससे कोई इंसान
दूसरे की ओर से संपत्ति और वित्तीय फैसले ले सकता है। ईडी के मुताबिक जिन जमीन मालिकों के नाम जीपीए में थे वे 1972 से 1998 के बीच दुनिया से गुजर चुके थे, फिर भी उनके नाम पर 2004 में जीपीए बनाकर ज़मीन रजिस्टर करवा ली गई। उधर अल फलाह यूनिवर्सिटी की पूर्व डॉक्टर शाहीन शाहिद को एनआईए ने कैंपस में ले जाकर के वापस पूछताछ की। शाहीन दिल्ली ब्लास्ट के सिलसिले में गिरफ्तार 7 आरोपियों में से एक है। एनआईए 7 आरोपियों को लखनऊ, कानपुर, सहारनपुर, फरीदाबाद और जम्मू कश्मीर ले जाएगी। ये 5 जगहें कड़ियाँ सुलझाने में अहम हैं। खबरें बता रही हैं कि एनआईए ने जैश ए मोहम्मद के पूरे मॉड्यूल का नेटवर्क मैप कर लिया है। अब फोकस बी टीम पर है, मतलब वो लोग जो धमाके में सीधे शामिल नहीं थे लेकिन ठिकाना मुहैया कराने या लॉजिस्टिक सपोर्ट देने वाले थे। अगली सुर्खी, श्रीलंका में भारी उत्पात मचाने के बाद चक्रवाती तूफान दित्वा भारत की ओर बढ़ रहा है। नॉर्थ तमिलनाडु और साउथ आंध्र प्रदेश में इसके चलते अलर्ट जारी किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक 30 नवंबर की सुबह तक तमिलनाडु, पुदुचेरी और आंध्र प्रदेश के तटों से ये टकराएगा। चुनौतियों से निपटने के लिए इन इलाकों में प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इससे पहले श्रीलंका में दित्वा के कारण आई बाढ़ और लैंडस्लाइड में 56 लोगों की मौत हो गई, 21 लापता हैं। पड़ोसी मुल्क में हालिया वर्षों में आई मौसम से जुड़ी ये सबसे बड़ी आपदा को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी ने दुख जताया। एक्स पर लिखा, अपने पड़ोसी देश के साथ एकजुटता का भाव रखते हुए भारत ने ऑपरेशन सागर बंधु के तहत तुरंत राहत सामग्री और ज़रूरी मानवीय सहायता भेजी है। संकट की इस घड़ी में भारत श्रीलंका के साथ मजबूती से खड़ा है। बहसें मुबाहिसें अपनी जगह, फिलहाल अर्थव्यवस्था के आंकड़े अनुमानों और उम्मीद से बेहतर दिख रहे हैं। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 की दूसरी तिमाही यानी जून से सितंबर तक की जीडीपी का कुल लेखा जोखा आया है। इस समय काल में देश की अर्थव्यवस्था 8.2% की दर से बढ़ रही थी। सबसे बड़ा योगदान मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का रहा है। इस सेक्टर ने 9.1% की जोरदार ग्रोथ हासिल की है। पिछले साल दूसरी तिमाही में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ केवल 2.2% थी। प्राइमरी सेक्टर यानी कृषि और खनन जैसे सेक्टर्स ने कुल मिलाकर 3.1% की बढ़ोतरी दर्ज की। आर्थिक तरक्की का यह आंकड़ा पिछले 6 तिमाहियों में सबसे ज़्यादा है। पिछले साल की दूसरी तिमाही की तुलना में भी काफ़ी बेहतर है, तब दर 5.6% थी। ये भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के अनुमान से भी ज़्यादा है। आरबीआई का अनुमान 7% का था। अब सवाल है कि ये हुआ कैसे। खबरों की माने तो ऐसा त्योहारों से पहले जीएसटी रेट्स में बदलाव के कारण खपत यानी कंजम्पशन बढ़ने से हुआ है। 22 सितंबर से देश में जीएसटी के स्लैब्स घटा करके केवल 2 स्लैब कर दिए गए हैं, 5% और 18% के। लिहाजा खाने पीने की कई चीज़ों के दाम घट गए। लोगों ने अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरत से जुड़ी चीज़ों की खरीद बढ़ाई है। आज का ललन टॉप शो यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया। शुभ रात्रि।